नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं जयपाल शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय में जो पूरे विश्व भर में कोरोना वैश्विक महामारी फैली है और यहाँ पे हम कीप स्माइलिंग हिंदुस्तान की तरफ से और आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर शरद कुमार, जो चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कोडरमा और वर्तमान में जो नोडल पदाधिकारी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केंद्र जो कोडरमा जिले का है उसके हैं। और उस पूरे टॉपिक के दौरान हम बात करेंगे जो कोरोना से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या कोरोना का अगर टीका को लेना है या आपने टीका लगा लिया है तो किस प्रकार से सावधानियां बरतनी है, साथ में आपका और अपने लोगों का किस प्रकार से ख्याल रखना है। और सब इस प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शरद। सबसे पहले मैं डॉक्टर शरद का अपने प्रोग्राम में स्वागत करूंगा और पूरे कोडरमा जिला की तरफ से और कीप स्माइलिंग हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर शरद और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में कोडरमा जिला प्रशासन और जो पुलिस टीम है उनको भी मैं अपने ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोडरमा जिला ने अब तक कोरोना महामारी का अगर देखें तो पूरे राज्य में बेहतर कार्य किया है और डॉक्टर शरद सर ने उस प्रक्रिया में डॉक्टर शरद सर ने काफ़ी अपने निगरानी में काफ़ी बेहतर कार्य किया है। और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वर्तमान समय में देखें आप तो झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में 18 से 45 वर्ष के लोगों को भी टीका लगना शुरू हो गया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में एक वर्तमान समय में आप देखें कोरोना के साथ साथ एक नई बीमारी का भी अब शुरुआत हो गया है जो ब्लैक फंगस के नाम से प्रचलित हो रहा है और इसके भी कुछ केसेस अब झारखंड में आने लगे हैं, तो उन विषयों पे भी मैं शरद सर से जानने का प्रयास करूंगा। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि पूरे प्रोग्राम के दौरान अगर आप सभी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप सभी अपना जो फेसबुक कमेंट सेक्शन है उसमें अपना प्रश्न रख सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का भी उत्तर हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका इस प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और जो आज का सर जो पहला प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो लोगों के मन में काफ़ी निकल करके आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव या टाइफाइड या वायरल बुखार से ग्रसित है और बिल्कुल ठीक हो चुका है तो क्या वैसा व्यक्ति टीका लगा सकता है या उसे कुछ दिनों के लिए कुछ सावधानियां बरतनी है? देखिए इसमें दो बातें हैं। जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको वेट करना है, जब वो नेगेटिव हो जाए और कोई सिम्टम्स नहीं तो 3 वीक्स तक उनको वेट करना चाहिए। आफ्टर 3 वीक्स वो कोविड का वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि जिनको वायरल बुखार है, सर्दी है, खांसी है, वैसे लोगों को जैसे ही बुखार ठीक होता है वो टीका लगवा सकते हैं। कोई टीका लगवाते वक्त कोई सिम्टम्स उनको नहीं होनी चाहिए, न सर्दी होनी चाहिए न बुखार होनी चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव हुए हैं उनको 3 वीक्स वेट करना है, 3 वीक्स के बाद वो टीका लगवा सकते हैं। जी सर, तो जैसा सर ने कहा तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसे 3 सप्ताह तक कम से कम सावधानियां बरतनी है, उसके बाद ही टीका लगाना है। सर एक और प्रश्न निकल करके आ रहा है जो वर्तमान समय में देखें कि अलग अलग तरीके के टीके हैं जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और अब एक नया स्पुतनिक नाम का भी टीका आ गया है। तो सर सबके मन में ये सवाल बनता है कि अगर कोई व्यक्ति कोविशील्ड टीका लगा चुका है तो क्या वो दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगा सकता है या फिर जिस व्यक्ति ने कोविड का टीका के रूप में कोवैक्सीन का लगाया है वो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लगाए? बिल्कुल नहीं, ये लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है। नो कॉकटेल, जो फर्स्ट डोज आपने टीका लिया है सेकेंड डोज उसी टीका का लेना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है, ICMR के तरफ से भी कहा गया है, WHO के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी किया गया है। और जो अवेलेबिलिटी हो सेकेंड डोज जैसे फर्स्ट डोज आप ले रहे हैं ये निश्चित कर दिया जाता है, इनको टीका लगता है कि इनका सेकेंड डोज अवेलेबल है तभी उनको फर्स्ट डोज का टीका दिया जाता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो कोविशील्ड ही दूसरा डोज लेना है। जी जी जी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसा सर ने भी बताया कि जो व्यक्ति जिस कंपनी का डोज पहला लेता है अगर वो कोवैक्सीन का ले रहा है तो दूसरा डोज भी उसी कंपनी का लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपने कॉकटेल नहीं बनाना है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट को परेशानी हो सकती है, इसलिए जो गाइडलाइन है उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जी सर, जैसा सर ने भी कहा कि ये गाइडलाइन भी है और उस चीज़ को फॉलो करना है। तो कॉकटेल बनाने का प्रयास नहीं करना है हमें, जिस कंपनी का हमने पहला डोज लिया उसी कंपनी का दूसरा डोज लेना है।
सर अलग अलग प्रकार के प्रश्न निकल करके आ रहे हैं और आपने सर ज़बरदस्त काम किया और पूरे कोडरमा ज़िले ने झारखंड में बेहतर अब तक कार्य किया है। तो कुछ सर एक प्रश्न है जो खास करके जो 45 प्लस के लोग हैं, 40 प्लस के लोग हैं, उनसे संबंधित सर, जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई खास बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ का हो या दिल का मरीज हो या कैंसर जैसी बीमारी हो, तो क्या वैसा व्यक्ति को टीका लेना चाहिए और अगर वो टीका लेता है तो उसे किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, सरकार द्वारा इन चीज़ों पे वैक्सीन, चूँकि नई वैक्सीन है, काफ़ी इस पर रिसर्च हो रहा है। तो जो शुरू में गाइडलाइंस आई थी उसमें 2 चीज़ों पे 2 लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड था कि नहीं लेना, एक प्रेग्नेंट लेडी को और दूसरा लैक्टेटिंग मदर, जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन अभी जो रिसर्च आया है ICMR का रिसेंटली 1-2 दिनों पहले, उसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब है कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी लेना है। लेकिन पहले से अब तक 2 दिनों पहले तक ये गाइडलाइन थी कि लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन इन दोनों को नहीं लेना है। बाकी जो भी ब्लड शुगर हो, कैंसर हो, HIV हो, सभी लोगों को, उन लोगों को तो और ज़्यादा मतलब आगे आके लेना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी ऐसे ही कम होता है उनके शरीर में। तो ये गाइडलाइन है और सभी लोगों को टीका लेना है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी सर। तो जैसा सर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति को कोई खास बीमारी भी है, जैसे डायबिटीज़ हो या कैंसर हो या दिल का मरीज हो, तो उन लोगों को भी टीका लेना है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को टीका लेने समय जैसे सर ने बताया कि कुछ जो सावधानियाँ बरतनी है, शुरू में मना ही था लेकिन अब उनको भी लगना है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। सर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलता है, लोगों के मन में होता है कि कहाँ सेंटर है, कहाँ टीका लगता है, इस बात की भी जानकारी लोगों को नहीं होने के कारण सर काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों का जो प्रचार प्रसार है उसके माध्यम से लोगों को जानकारियाँ मिल रही है। लेकिन फिर भी सर कुछ लोगों में ये दिक्कतें हो रही है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि टीका कहाँ लग रहा है। तो सर क्या इसका कोई विशेष उपाय है कि कैसे पता करें कि कहाँ टीका लग रहा है, या फिर कोई वैसा? पहले से जब से ये टीकाकरण शुरू हुआ है तब से जो जगह चिन्हित है उसमें एक सदर हॉस्पिटल कोडरमा में प्रत्येक दिन वैक्सीन लग रहे हैं। शुरुआत हुई थी 60 वर्ष से ऊपर लोगों का, उससे पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 60 प्लस का हुआ, उसके बाद 45 प्लस। तो ये सेंटर सदर हॉस्पिटल में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोडरमा में है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर, मरकच्चो और सतगांव। ये फिक्स है, ये सेशन फिक्स है कि यहाँ प्रत्येक दिन लगना ही है। अभी 45 प्लस वाले लोगों को कुछ पंचायत स्तर पे भी लगभग 30 से 35 पंचायत ऐसे हैं जिले में जहाँ पे वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। और अभी उपायुक्त महोदय के द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है सभी BDO को, MOIC को, कि जिस भी सेंटर पे जहाँ भी वैक्सीनेशन साइट होगा उससे 1 दिन पूर्व उस इलाके में वो प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस जगह पे उनका वैक्सीन उनको पड़ना है। तो ये हम कह सकते हैं सर कि बहुत ही अच्छा प्रयास है कि कोडरमा जिले में, जैसा सर ने भी बताया कि सदर अस्पताल और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कोडरमा, जयनगर, सतगावा और चंदवारा, यहाँ पे निरंतर कोविड के टीके लग रहे हैं। तो लोगों को परेशान नहीं होना है, लोगों को ज़्यादा हैफर नहीं होना है और आराम से जाकर के टीके लगवा सकते हैं। सर अगर कुछ हम वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ी बातों का अगर जानने का प्रयास करें तो लोगों में अभी भी देखा जा रहा है सर कि कोविड का 1 साल से अधिक का दौर भारत में पूरा हो चुका है और अब दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरा दौर भी अब कहें तो अपना अंतिम पड़ाव पे चला गया है। लेकिन अभी भी सर लोगों में चेकअप करवाने में झिझक है और लोगों में डर है कि कहीं समाज में उनकी बदनामी नहीं हो जाए या फिर उनके परिवार वाले क्या कहेंगे। इसके लिए सर कोई सुझाव आपको? देखिए, ये झिझक तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। इस चीज़ को दिमाग से, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं इन्हीं कारणों से, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो, उनको बुखार होती है, सर्दी होती है, एक तो वो कुछ चीज़ मतलब कुछ दिनों तक खुद से दवा लेके खाते रहते हैं, फिर वो झोला छाप जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स हैं उनके चक्कर में पड़ते हैं, वो उन्हें टाइफाइड, मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और जब उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी गिर जाता है, तब वो अस्पताल की तरफ आते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। इसलिए मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब भी कोई भी सिम्टम, बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर दर्द, लूज मोशन, कुछ भी हो, आप जरूर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से, आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सदर अस्पताल में फ्लू कॉर्नर है या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें, उनकी सलाह मानें
और जांच अवश्य कराएं। जांच नहीं करवाने से ये झिझक से ये जानलेवा हो सकता है, और कई केसेस मैंने इस दूसरी वेव में मैंने देखा है इस तरह का केसेस। जैसा मैं आप सभी से सर ने कहा कि ये अपील है, सर की तरफ से भी अपील है और जिला प्रशासन की तरफ से भी अपील और हमारे ओर से भी अपील है कि आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का सिम्टम दिखे और अगर तबीयत खराब होती तो आप सभी चेकअप जरूर करवाएं, जांच जरूर करवाएं, और जो अच्छे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो उस फील्ड से संबंधित है उनसे ही अपना जांच कराएं, और किसी प्रकार से बदनामी से नहीं डरें। ऐसा कोई नहीं है, अगर किसी को ये बीमारी है तो बीमारी ठीक हो रहा है, और आप सभी अगर जांच कराने में ही देर करेंगे तो फिर दिक्कतें काफ़ी हो सकती है। जैसे सर ने भी अपील किया कि अगर किसी प्रकार से सिम्टम आप में मिलते हैं तो आपने तुरंत जांच कराना है, और जो विशेषज्ञ हैं उनसे ही दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी दिखा लें या कुछ दवा खा लें तो उससे शायद आपको नुकसान हो सकता है। सर एक और सवाल निकल करके आ रहा है वर्तमान समय में कि कोरोना का कौन सा जांच कराएं सर? अलग अलग जांच हो रहा है, जैसे HRTC है या फिर अलग अलग तरीके से जांच कराते हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है सर कि एक बार पॉजिटिव हो जा रहा है, एक जांच में नेगेटिव हो रहा है, तो बेस्ट किसे कह सकते हैं सर कि कौन सा जांच कराया जाए जो बेहतर रहेगा, लोगों को सही होगा? देखिए, 3 तरह की जांच है। एक तो रैपिड एंटीजन किट है, RT-PCR है और ट्रूनेट है। अब है कि जो रैपिड एंटीजन है उसका जो नेगेटिव है वो कंफर्म नेगेटिव नहीं माना जाता। अगर मान लें कि आपको सिम्टम्स है, अगर फीवर है, सर्दी है, खांसी है, और टेस्ट में अगर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तब आपको ट्रूनेट और RT-PCR की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंटीजन में अगर बुखार है और एंटीजन में आपका अगर नेगेटिव आ गया तो आप नेगेटिव हैं। तो ऐसे केसेस में जिनको सिम्टम्स हैं और एंटीजन में नेगेटिव भी आता है तो वो ट्रूनेट और RT-PCR के लिए जरूर जाए। रिपोर्ट्स तीनों टेस्ट ठीक है, लेकिन जो रैपिड एंटीजन है वो ऐसे लोगों के लिए है जहां कैंप लगा के किया जाए, या जो प्रवासी मजदूर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, या सरकार द्वारा जो कैंपेन का टारगेट दिया जाता है उसके लिए है। उसमें भी ये जरूर ध्यान रखा जाता है हम लोगों के द्वारा कि जिनको सिम्टम्स है और नेगेटिव आ रहा है तो उनका हम लोग RT-PCR या ट्रूनेट से जांच जरूर करवाते हैं। अब रही बात, देखिए ट्रूनेट में जो कैपेसिटी है हमारे जिला में वो लगभग 300-350 प्रतिदिन जांच की कैपेसिटी है पूरे जिले में जहाँ भी ट्रूनेट सेंटर है। उससे ज़्यादा चूँकि सैंपल का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे में कुछ सैंपल्स हम लोग RT-PCR का लेते हैं और उसको हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में उसकी रिपोर्ट्स उसकी जांच होती है। उसमें 2-3 दिनों का वक्त लगता है, 3 दिनों में रिपोर्ट्स आते हैं। तो जांच सभी अच्छे हैं, सिर्फ रैपिड एंटीजन में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जिनको सिम्टम्स है और निगेटिव आते हैं तो उनको ट्रूनेट या RT-PCR ज़रूर करवाना चाहिए। तो जैसा आप लोगों ने भी सुना कि सर ने कहा कि ट्रूनेट और RT-PCR से भी आप सभी को एक बार टेस्ट कराना है, और जैसा सर ने भी कहा कि कभी कभी होता है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो संशय बना रहता है, तो आपके मन में अगर किसी भी प्रकार से अगर दुविधा हो तो आप ट्रूनेट या RT-PCR से जांच करवा कर अपने आप को जो संशय है आपके मन में उससे आप दूर हो सकते हैं। सर कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जो संक्रमित मरीज है उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो जाता है, और सर अस्पताल की भी जो व्यवस्था है अगर उसे लाने के बीच में अगर हम देखें सर तो आधा घंटा से 1 घंटा का समय अमूमन लगता है। तो उस परिस्थिति में सर हम जो बीच का जो समय है उसमें हम क्या प्रयास करें जिससे उस मरीज को कम से कम उस दूरी तक हम सुरक्षित ले जा सकें? देखिए, सबसे पहले तो फिर से मैं उसी चीज़ को दोहराऊंगा और लोगों से मेरी ये विनम्र आग्रह होगी, अपील होगी, अचानक से ऑक्सीजन लेवल नहीं कमेगा। लोगों में यही चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो झोला छाप डॉक्टर्स के साथ उनके इलाज में रहकर दवाई दुकानदारों से दवाई लेकर अपनी बीमारी को छुपाते हुए जब समय उनका बीतते जाता है तब वो ऑक्सीजन लेवल उनका कम होता है और उनको ये पता नहीं चलता है। जब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तब वो जाते हैं जांच करवाने और अस्पताल आने पर पता चलता है ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 50, 60, 40 ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि किन्हीं का नॉर्मल 95 रहता है, 95 से वो अचानक 50 पे आ गया, वो धीरे धीरे कमता है। तो मेरा लोगों से यही आग्रह होगा कि जब भी कोई भी सिम्टम हो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात जो आपने कही कि बीच का जो इंटरवल होगा उनके लाने की प्रक्रिया उसमें क्या व्यवस्था होगी, ऐसे लोगों के लिए 108 एम्बुलेंस है जिसपे ऑक्सीजन सपोर्टेड एम्बुलेंस है वो।
हम लोगों के पास 4 एम्बुलेंसेज है यहाँ पे। उसके अलावा सदर हॉस्पिटल में भी 2 एम्बुलेंस है, 3 एम्बुलेंस है। कुल मिला के 7 एम्बुलेंस हम लोगों के पास है। जब भी कहीं से फ़ोन आता है कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, हम लोग इमीडिएट उसको भेजते हैं और उस गाड़ी पे ऑक्सीजन सपोर्ट से उनको लाया जाता है जी और उनको DCHC में हम लोग भर्ती कराते हैं। तो जैसा आप लोगों ने भी सुना कि सर ने कहा कि हमारे पास 7 एम्बुलेंसेस अवेलेबल हैं और सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, लेकिन आप लोगों ने भी ख्याल रखना है कि जब जैसे सर बार बार कह रहे हैं कि आपको शुरुआत दौर में ही ये चीज़ें जांच करा लेनी है। अचानक से ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम नहीं होता, तो जब आपके अंदर शुरुआत में ही लक्षण दिखता हो तो आप उसी समय अगर जांच करा लें तो आसानी से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक होने वाली बीमारी, तो जैसा सर ने शुरू में भी अपील किया था कि जब ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आप किसी विशेषज्ञ से दिखाएं और उसके बाद तुरंत आप इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको लेना प्रारंभ करें। जैसे तैसी दवाइयाँ आप नहीं खाएं और जब भी आपको ऑक्सीजन सपोर्टेड एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो 108 जो जिला प्रशासन का नंबर एम्बुलेंस का, उस पर आप संपर्क करके आसानी से एम्बुलेंस अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। साथ में जब आप में लक्षण दिखता हो शुरू में तो आप शुरू में ही उसका जाँच कराएँ। और सर कुछ अलग तरीके के भी प्रश्न आ रहे हैं सर, जो लोगों ने प्रश्न किए। सर एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हो, उसकी इम्यूनिटी पावर ठीक हो चुकी हो, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सही हो चुकी हो, तो क्या वो आदमी दोबारा संक्रमित हो सकता है? ऐसी संभावना है या फिर नहीं? देखिए, अभी तक ये रिसर्च में ये सामने आया है कि एक बार जो पॉजिटिव होते हैं उसके बाद 3 मंथ्स तक उनकी एंटीबॉडी बनी रहती है। तो 3 मंथ्स तक ऐसा केसेस हम लोग नहीं देखे हैं कि 3 मंथ्स के अंदर कोई पॉजिटिव हो, लेकिन हाँ 3 मंथ्स के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए हैं। पिछले साल मैं भी खुद संक्रमित हुआ था और इस बार भी मैं फिर से संक्रमित हुआ हूँ और अभी मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया है। इसलिए लोगों को ये नहीं समझना है कि एक बार मुझे हो गया तो दोबारा नहीं होगा। जो भी गाइडलाइंस के अनुसार प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, जो है वो सारी चीज़ को करना है। 3 मंथ्स तक है कि एंटीबॉडी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 3 मंथ्स तक आप फ्री हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करें। सर एक प्रश्न जो आप नॉर्मल देख सकते हैं सर, सभी लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति जो दूसरा लहर जो कोरोना का है उसके बचाव के लिए लोग 2-2 मास्क यूज करें, जैसा सर ने भी यूज किया था, तो क्या 2 मास्क लगाना सुरक्षित है या उससे कोई परेशानी हो सकती है? देखिए, मास्क 2 या 4 इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप 3 लेयर्ड मास्क होनी चाहिए। अगर एक भी मास्क आप यूज़ करते हैं, अगर वो ट्रिपल लेयर मास्क है तो वो सफिशियंट है उस वायरस से बचने के लिए। तो और ज़्यादा मास्क लगाना ये मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मास्क, अब सिंगल लेयर अगर आप लगा रहे हैं और 2-2, 3-3 मास्क ही लगा रहे हैं तो वो कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए जो भी मास्क यूज़ करें ट्रिपल लेयर जरूर होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जैसा आप लोगों को भी ख्याल रखना है, जैसा सर ने भी बताया कि अगर आप एक मास्क भी यूज करते हैं तो वो ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए, उसमें 3 परत होनी चाहिए। 3 परत वाली मास्क सुरक्षित है। अगर आप एक मास्क भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मास्क लगा लें तो आप ज़्यादा सुरक्षित है। एक मास्क भी अगर आप लगाते हैं तो जैसा सर ने कहा कि जो ट्रिपल लेयर 3 परत वाली मास्क है उसका ही प्रयोग करें और निरंतर मास्क पहने जब भी आप घर से बाहर निकलें या फिर पब्लिक प्लेस में जाएँ। सर कुछ वैसे प्रश्न भी हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होकर के पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है और वो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, प्लाज्मा दान करना चाहता है, तो उसे कितने दिन रुकना चाहिए या फिर वो ठीक होने के तुरंत बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं? देखिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हर कोई डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो है कि 28 डेज उनका नेगेटिव का पूरा होना चाहिए। नेगेटिव होने के 28 डेज के बाद ही वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उनका एज का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है गाइडलाइंस में भी। 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं वही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और 65 वर्ष से नीचे के लोग, 18 से 65 साल के जो उम्र के लोग हैं वही प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जो नेगेटिव हुए उनका 28 दिन हो गया हो, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा चीज़ देखना है कि उनका हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। उनका बॉडी का वेट जो है वजन 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया है। उसके अलावा है कि जिले में ये व्यवस्था की गई है कि
SDO सर के यहाँ से एक सेल बनाया गया है जी सर। कि जो भी लोग नेगेटिव हो रहे हैं, जी सर। 28 दिन जिनका भी पूरा हो जा रहा है, जी सर। उनके यहाँ से कॉल जाते हैं सभी लोगों को, जी सर। और जो इच्छुक है उनको प्रेरित किया जाता है कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, और उनसे इन 4 सवाल पूछे जरूर जाते हैं। जी सर। देखिए, जो पहली बार डोनेट कर रहे हैं जी सर। प्लाज्मा डोनेट, उनका एज फिक्स है 18 से 55, वही डोनेट कर सकते हैं। 18 साल से 55 साल का उम्र होना चाहिए। जो दूसरी बार कर रहे हैं उनका 18 से 65। तीसरी बात है कि उनका वेट, बॉडी वेट 50 kg होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं, और जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से एक सेल बनी है, वहाँ से प्रेरित किया जाता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। तो जैसा सर ने बताया कि जो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हो तो उसे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करना चाहो तो उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष और 65 वर्ष तक अधिकतम आयु की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहा हो तो उसका जो प्रथम बार जो व्यक्ति कर रहा है उसकी उम्र सीमा जो है वो 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार अगर प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका अधिकतम उम्र सीमा 18 से 55 वर्ष तक हो सकता है। साथ में आपको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो जिला के अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी एक स्पेशल सेल बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित होने के बाद ठीक होता है और 18 दिनों के बाद उसे उस सेल की जो टीम है, टीम के द्वारा पूछा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हो तो लोग उनसे संपर्क करके उसे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो नियत स्थान है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वहाँ ले करके जाते हैं। तो आप सभी से अपील भी होगा कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इच्छुक हैं या फिर अपने ओर से प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं वो करें। और जो सर ने भी अपील किया, आपके प्लाज्मा डोनेट करने से अगर किसी का जीवन बचता है तो उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सर और भी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। सर एक जो प्रश्न जो अगर देखें हम पारिवारिक रूप से, अगर फैमिली कंडीशन में कभी कभी क्या हो रहा है सर कि कोई महिला संक्रमित हो जा रही है और उसका छोटा बच्चा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, तो उस परिस्थिति में क्या बच्चों को स्तनपान करवाना सही रहेगा या फिर उसे हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के लिए घातक है? और अगर घातक है सर तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन उपाय किया जाए जिससे उस चीज़ से बचा जाए? देखिए, जो गर्भवती महिला है उनके डिलीवरी के बाद अगर वो पॉजिटिव होती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं गर्भवती महिला हैं जो गर्भवती अवधि में ही उनका पॉजिटिव वो आ जाती हैं, और पॉजिटिव रहते हुए उनका सिजेरियन किया जाता है या नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं। और वैसे बच्चे माँ की दूध के अलावा और कुछ पी नहीं सकते हैं। जी। तो ये तो मान के चलना है कि अगर मदर उनकी पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो उनको लैक्टेट करना ही है, माँ का दूध लेना ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी ये सलाह होगी कि लोग जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनसे मिलें, और कुछ ड्रॉप्स आती हैं वो ड्रॉप्स का सेवन बच्चे को करवाएं। और दूध तो माँ के दूध के अलावा और कोई आहार उनको हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ जैसे जैसे वो नेगेटिव होंगी बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन कुछ ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स दिया जाएगा बच्चों को, और इसके लिए शिशु रोग विशेषज्ञ से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। तो जैसा सर ने भी कहा, आप सभी को ध्यान रखना, जिनके छोटे बच्चे हैं खास करके, और अगर वो कोरोना संक्रमित होती है और बच्चे को अगर वो स्तनपान कराती है तो जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आप ज़रूर मिलें, और जो सुरक्षित दवाइयाँ हैं उसको ले करके जैसे जैसे आप ठीक होंगे वो बच्चा भी ठीक होता चला जाएगा। तो आप सभी ने ये ध्यान रखना है। सर कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो सर तो 1-2 प्रश्न ले लें। सर एक राजपूत पूजा सिंह है कोई, उन्होंने प्रश्न किया है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर फीवर आता है तो क्या सही है, और अगर फीवर आता भी है तो कितने दिन तक वेट करना चाहिए ठीक होने के लिए? देखिए, लोगों में ये भ्रांतियाँ, वैक्सीन आप लोग भी सुनते होंगे कि जब भी छोटे बच्चे को भी जब वैक्सीन दिया जाता है तो उनको फीवर, बॉडी एक, सर्दी, ये सब चीज़ कॉमन फीचर्स है, ये कॉमन चीज़ है साइड इफेक्ट्स में, ये होना ही है। तो इस कोविड वैक्सीन में भी जो भी लोग ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को बुखार और सर दर्द या बॉडी एक होता है। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट है, ये होना ही है। और ऐसे में कुछ नहीं, पैरासीटामोल लेना है, और ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये लंबा चल रहा है। जैसे ही बुखार आता है ये 24 आवर्स इसका पीरियड होता है, तो 24 घंटे से 48 घंटे में आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद वो खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर ये खत्म नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में फिर आपको चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरल फीवर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पॉजिटिव हों, ये भी हो सकता है। लेकिन जो वैक्सीन के असर के कारण होगी वो 24 to 48 आवर्स में वो चली जाएगी। और ऐसे लोगों को बस सिंपल पैरासीटामोल लेना है, आप कुछ नहीं करना है, इसलिए इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सर एक श्रोता है राजन कुमार, उन्होंने सर एक प्रश्न पूछा है कि मैं 24 अप्रैल को नेगेटिव हो चुका हूं और मैंने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो वैक्सीनेशन है उसके लिए मैंने स्लॉट बुक करवा रखा है और मुझे 17 मई का समय दिया गया है, तो क्या मैं वैक्सीनेशन लूँ या फिर अभी मैं इससे दूर हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। उनका टाइम अगर 24 को वो पॉजिटिव नेगेटिव हुए हैं जी 24 तो 3 वीक्स उनका पूरा हो जा रहा है 17 को, तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, ये जरूर ध्यान दें कि उस वक्त जिस वक्त आप टीका ले रहे हो उस समय आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो। अगर आपको फीवर है या खांसी है वायरल, तो वेट कर लेना है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप निसंकोच पैरासीटामोल कॉमन दवा है, तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है, ये अच्छा है। तो वैक्सीन भी उसी तरह है कि चूँकि एक कंपनी अगर बनाए तो उतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं हो पाएगी, इसलिए सरकार द्वारा भी पूरे विश्व स्तर पे जितनी लोग इस मानक को फुलफिल करते हैं सभी लोगों का बचाव नहीं है, इसलिए लोग आगे आके जरूर वैक्सीन लें और कोई चॉइस अभी नहीं रखना है, तो जो भी वैक्सीन मिले ज़रूर लेना है। तो जैसा सर ने बताया और आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि चॉइस बेस्ड वैक्सीनेशन के पीछे आप सभी को नहीं भागना है। सारे वैक्सीन सुरक्षित हैं और आपका जब भी मौका मिले और जब आपने स्लॉट बुक किया है आपको समय मिले तो आप समय पर जाकर के टीका जरूर लें। और टीके में किसी प्रकार की चॉइस बेस्ड आपको नहीं अपनानी है, सभी टीके सुरक्षित हैं जैसा सर ने बताया। और जब आपको समय मिले तो आप टीका अवश्य लगाएं, सभी टीका सुरक्षित है। सर वर्तमान समय में ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग शुरुआती समय में ही जाकर के अल्ट्रासाउंड करवा ले रहे हैं, सीटी स्कैन करवा ले रहे हैं या फिर एक्सरे करवा ले रहे हैं, तो क्या इसका कोई दुष्प्रभाव होगा या फिर ये हम मान सकते हैं सर कि इसका जो वर्तमान में जो परिस्थिति है वो इसके हिसाब से सही है? नहीं, देखिए इस पर लोगों में जब अफवाह पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों में अगर सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को जो गाइडलाइंस के अनुसार जो दवा है आप चिकित्सक से मिलें और उनके द्वारा जो दवा दी गई है उसको कम से कम 1 वीक का वेट जरूर उनको करना चाहिए। 6 to 8 डेज में अगर सिम्टम्स आपके परसिस्ट करते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं, फिर आप डॉक्टर की सलाह पे HRCT हो या फिर एक्सरे चेस्ट हो, ये कराने की ज़रूरत है। लेकिन ये आपने सही कहा कि लोग जैसे ही पॉजिटिव होते हैं जी सर, वो सिर्फ CT स्कैन पहले कराना चाहते हैं, ये गलत है। CT स्कैन का देखिए उसका रेज का साइड इफेक्ट भी है, तो उनसे लोगों को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हाँ, जब डॉक्टर आपको सलाह दें 6 to 8 वीक्स में सिम्टम्स आपके नहीं जाते हैं, फीवर खांसी ये परसिस्ट करता है, तब जरूर कराना चाहिए, उसमें फिर कोताही भी नहीं बरतनी चाहिए। तो 6 to 8 डेज के बाद जरूर कराएं। उसमें स्कोर देखा जाता है लंग्स का कि संक्रमण कितना लंग्स को डैमेज किया है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी मेडिसिन चलेंगी, आपको फिर एडवाइस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हुए और हम HRCT कराने चले गए, ये इस चीज़ से लोगों को जरूर बचना चाहिए। जी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, तुरंत आप जल्दबाजी में किसी प्रकार से CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड नहीं कराएं। जैसा सर ने भी कहा कि जब उसका 6 से 8 सप्ताह का जो समय है, अगर उस समय तक आपका जो सिम्टम है वो ठीक नहीं होता है तो फिर आप उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया जो विशेषज्ञ हैं, जैसा सर ने भी कहा कि आप डॉक्टर्स को दिखा करके विशेषज्ञ की राय लेकर के वो करवा सकते हैं और आपको उसमें भी कोताही नहीं बरतनी है, वो आपने अवश्य करवाना है, आपको जरूर करवाना है। लेकिन आपको अगबका करके शुरुआती दौर में ही ये चीज़ें नहीं करवानी है क्योंकि इसका नुकसान है। जैसा सर ने भी बोला कि जो रेज हैं जो उसकी किरणें उससे नुकसान होती है, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सर एक और प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न ले लेते हैं जो लाइव में है। सर एक कोई रागिनी है, उन्होंने पूछा है कि मैं अभी कोरोना पॉजिटिव हूँ और 9 दिन हो चुके हैं और मैं अब अच्छी फील कर रही हूँ, कोई सिम्टम भी अब नहीं रही है, तो मुझे कब टेस्ट करवाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट कब तक नेगेटिव आ सकती है? देखिए सरकार द्वारा जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये साफ है कि 10 दिन
आप अगर पॉजिटिव होने के 10 दिन तक आप घर में हैं या कहीं भी हैं, आप कोई सिम्टम्स आपको नहीं हैं, तो टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नेगेटिव समझा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो 10 डेज़ के बाद आप करवा सकते हैं, टेस्ट करवा के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप नेगेटिव हैं पॉजिटिव। सर एक और प्रश्न है, कोई 22 वर्षीय युवा है शुभम कुमार, उन्होंने प्रश्न किया है सर कि मैंने 15 मई को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था और फीवर भी हुआ है और इसके बाद सर में दर्द भी हो रहा है और मैं वीकनेस फील कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सावधानियाँ बरतनी? बिल्कुल, यही सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स है और ये मैक्सिमम लोगों को आते हैं, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी सर। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि वैक्सीन लेने से, बहुत ज़्यादा ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लेने से लोग बीमार हो जाते हैं। जी सर। मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीन का ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चे को भी जब टीके लगते हैं तो उनको भी बुखार होता है, तो ये बुखार सर दर्द अगर है तो कुछ नहीं, आपको सिंपल पैरासीटामोल लेना है और ये 2 से 3 दिनों में जो भी साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन के हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो जैसा शुभम कुमार ने प्रश्न पूछा था, तो शुभम ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फीवर है तो आपको पैरासीटामोल लेना है और किसी प्रकार से परेशानी नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं, आप निश्चिंत रहें। सर एक प्रश्न और ले लेते हैं, वर्तमान समय में खाने पीने को लेकर के भी सर लोगों के मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न हुए हैं कि शाकाहारी भोजन करें या मांसाहारी भोजन करें, अगर शाकाहारी खाएँ तो उसमें क्या खाएँ, मांसाहारी खाएँ तो उसमें मेरा किस प्रकार क्या है। तो क्या अगर सर कोई स्वस्थ व्यक्ति वैक्सीनेशन करवा लेता है और अगर शराब और मांस दोनों का सेवन करता है तो उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा या फिर वो सेहत के लिए सही है? देखिए, शराब का सेवन वो वैक्सीन ले या ना ले, शराब का सेवन ऐसे ही बुरी चीज़ है, वो गलत आदतें हैं। और किसी भी इम्यूनिटी वैक्सीन आप क्यों ले रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और एक तरफ आप वैक्सीन ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ आप शराब की सेवन कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ने देगा आपको। तो ऐसे लोगों को एक तो मतलब वैक्सीन से अलग मैं ये बात कर रहा हूँ कि शराब का सेवन ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अभी इम्यूनिटी जो लोगों में ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग भी शराब का सेवन कर रहे हैं उनमें इम्यूनिटी ऐसे ही कमज़ोर हो उनका इम्यूनिटी, तो इस पर ज़रूर अवश्य ध्यान देना चाहिए और खास कर वैक्सीनेशन के बाद भी या पहले भी शराब का सेवन ना करें। अब रही खान पान की बात, तो जितना हाई प्रोटीन डाइट है वो ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, तो सबसे अच्छा है उसमें अंडा का सेवन आप कर सकते हैं। अंडा का सेवन करें। शाकाहारी हैं तो साग, हरी सब्जी, शाक, दाल का सेवन अवश्य करें। दूध अवश्य पिएं। जो भी प्रोटीन और विटामिन्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। और मांसाहारी में मीट, चिकन, इन सब चीज़ों से तो परहेज़ करना चाहिए। अंडा आप अच्छा है, प्रोटीन है उसमें, वो ले सकते हैं। दाल की मात्रा अवश्य रखें हर खाने में। और शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करें, खास के अभी इस कोरोना पीरियड में आपका जो भी इम्यूनिटी है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। आप कुछ भी दवा ले लें, कोई भी वैक्सीन ले लें, शराब का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने देगा, उसको वो डिक्रीज करेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। आपके लिए आप अहम हैं, आपके परिवार भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जैसा सर ने बताया कि शराब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी डैमेज करता है। और खाने में अगर आप मांसाहारी हैं तो आप थोड़े से मीट वगैरह खाने से वर्तमान से बचें। अगर अंडे का आप सेवन करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शराब से आप दूर रहें। सर कुछ लोगों को देखा जा रहा है, जैसा कहीं कहीं कुछ भ्रम भी फैला हुआ है, लोगों ने फैला रखा है सोशल मीडिया पे कि वर्तमान समय में गांजा पीने से कोरोना ठीक हो रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे जो गुटखा का भी सेवन करते हैं, तो उस पर सर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल, देखिए वो अपने आप में तो जहर है। अगर ऐसा किसी ने, मतलब मैं वही बोला ना कि लोगों में खास के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के लिए जानलेवा होती जा रही है। लोगों में सिम्टम्स आते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स के जाते हैं, के पास जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि गांजा पीने से, अब सोचिए सिम्टम्स जिनको है, अब वो गांजा पी रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, तो वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? एक तो वो जहर ले रहे हैं, उनके शरीर में इन्फेक्शन है, जानलेवा इन्फेक्शन है, और उसके ऊपर वो गुटखा खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो भगवान ही मालिक है। मैं मतलब अपील करना चाहूँगा लोगों से
कि ऐसे भ्रांतियों में ना रहें। यह बिल्कुल नुकसानदेह है, यह जानलेवा है। आप इन सब आदतों को छोड़ दें और जब भी कोई भी सिम्टम्स हो, चिकित्सीय सलाह पर ही दवा लें और गलत आदत, बुरी आदतों को बिल्कुल छोड़ दें। तो सर ने भी जैसा अपील किया और मैं भी जो कीप अ स्माइलिंग हिंदुस्तान फाउंडेशन उसकी तरफ से मैं भी आप लोगों से अपील और पूरे जिला प्रशासन की ओर से मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि अभी नशे का सेवन ना करें और ये गांजा वगैरह को लेकर के जो भ्रामक जो फैली हुई है इससे बचें। जैसा सर ने भी बताया कि जो जहर है उससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो रही है, तो उन चीज़ों से भी आप बचें और सुरक्षित भोजन का इस्तेमाल करें। सर वर्तमान समय में अलग अलग प्रश्न हैं और कुछ वैसे प्रश्न हैं सर जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। एक आदमी ने प्रश्न किया है सर वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में संक्रमित व्यक्ति जो है वो अपने आहार में किस प्रकार का व्यंजन लें जो सबसे सुरक्षित हो, और अगर क्या खाने को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश है कि वही व्यंजन खाने जिससे हम इस समय में अपना बचाव कर सकें। देखिए, संक्रमित हो या संक्रमित नहीं भी हो तो इम्यूनिटी बेस्ड डाइट जरूर लेनी चाहिए सभी लोगों को। तो स्प्राउटेड जो चीज़ आता है जैसे मूंग है, चना है, उसको आप पहले फूलने के लिए रख दें, फिर उसमें जो अंकुरित मूंग और चना सुबह में उठ के इसका सेवन जरूर करें। साथ में गुड़ का इस्तेमाल करें। जब भी खाना खाएं उसमें ये ध्यान रखें कि विटामिन सी, जैसे दाल आप खा रहे हैं तो उसमें नींबू की मात्रा जरूर डालें, उससे आपको डायरेक्ट विटामिन सी मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा कि खाना जब भी खाएं हरी साग सब्जी पे ध्यान दें, दाल दूध की मात्रा हो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, जिसमें भी विटामिन प्रोटीन्स ज़्यादा मिले वो जरूर लेनी चाहिए सभी लोगों को। तो आप लोगों को खाने में भी ध्यान रखना है और जैसा सर ने कहा कि अगर आप दाल का सेवन करते हैं तो उसमें नींबू का इस्तेमाल करें। उन चीज़ों से आपको विटामिन सी सीधा सीधा मिलता है और आपके लिए वो लाभकारी है। और खाने में जो संतुलित जो खाना है उसी का आप प्रयोग करें। इसके अलावा सर एक प्रश्न आ रहा है जो लाइव प्रश्न है। एक 60 वर्षीय महिला है सर, उन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई है और मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, तो इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि अब तक आपकी बारी मतलब बहुत पहले सरकार के द्वारा जारी कर दी गई थी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, अब तक आप नहीं ली हैं तो अवश्य जाके टीका लें। नुकसान क्या होगा ये तो पूरी दुनिया में सब लोग को पता है कि क्या नुकसान हो रहा है। संक्रमित हो सकती हैं, आपका इम्यूनिटी, आप वैक्सीन लेने से फ़ायदा क्या होगा वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। नहीं लेने से जो फ़ायदे क्या नुकसान होंगे ये बोलना मेरा उचित नहीं होगा। लेकिन अगर आप ले लेते हैं वैक्सीन तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप ओल्ड एजेस हैं, इम्यूनिटी ऐसे ही कम होते हैं ओल्ड एज वाले लोगों को, तो उनको अवश्य वैक्सीन लेना चाहिए। आप ज़रूर वैक्सीन लें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस कम होंगे, इसलिए ज़रूर जाके वैक्सीन लें। जी, तो सुनीला जी जो 60 वर्षीय हैं उन्होंने प्रश्न किया था कि 60 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो जैसा सर ने भी सलाह दिया कि आप ज़रूर वैक्सीन लें। और जब लोग 50 प्लस या 60 प्लस होते हैं तो उनकी थोड़ी सी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के लिए वैक्सीन जरूर लें। और जब आपको समय मिले आप वैक्सीन लें। वैक्सीन आप पे निर्भर है आप कब लेना चाहते हैं, लेकिन सर ने जो सलाह दिया कि आपको इम्यूनिटी ठीक रखना है तो आप वैक्सीन लें, वैक्सीन सुरक्षित है। सर एक और प्रश्न है, जो प्रश्न है सर कि कई व्यक्ति कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो वैसे व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रहने के दौरान किस प्रकार से अपना ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ में जो आहार के लिए सर पहले भी आपने बताया, तो इस प्रश्न में भी लोगों का कहना है कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके लिए किस प्रकार वो आहार का सेवन। देखिए, होम आइसोलेशन का सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है अपने आप को भी और चिकित्सीय सलाह पर आप होम आइसोलेशन में जाएं। जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं तो चिकित्सक से जरूर सलाह लें। हमारे अपने इस जिले में भी उपायुक्त महोदय द्वारा, सिविल सर्जन सर द्वारा, मंडल पदाधिकारी, डीडीसी मैडम सभी द्वारा एक टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है। उसमें जो 4 डॉक्टर्स हैं उन चारों डॉक्टर्स के नंबर फ्लैशेस किए हुए हैं कि वो जो भी संक्रमित लोग हैं उनको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो 24/7 वो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उस नंबर पे। तो आप
जब भी संक्रमित होते हैं तो चिकित्सक से संपर्क करें और जो भी सिम्टम्स आप में हैं उनसे आप ज़रूर बताएं। आपको वो एडवाइस करेंगे कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है या DCHC में जाना है। अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप होम आइसोलेशन में रहना है। जी सर। जो माइल्ड सिम्टम्स की दवा है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उस मेडिसिन को कंटिन्यूअस उनके अनुसार आपको लेना है। अगर कोई भी सिम्टम्स में आपको इंक्रीजेज होता है, बढ़ती है सिम्टम्स, तो भी आप ज़रूर उनसे संपर्क करें। अगर सिम्टम्स बढ़ने पे या सांस लेने में तकलीफ हो या दवा खाने के बाद भी सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हों, तो लगातार आपको उनसे उनके टच में रहना चाहिए। और होम आइसोलेशन में एक चीज़ की ज़रूर बारीकी से ध्यान देना है कि होम आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत। जी। तो आपको आइसोलेट हो जाना है। जी। उसका भी क्राइटेरिया है कि आपका रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। वैसे लोगों को प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके पास अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम है, तो बाकी जो घर के लोग हैं वो भी संक्रमित होंगे। जी। तो अपने आप को आइसोलेट करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपका रूम अलग हो, आपका अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर हो। जी। क्योंकि अभी जो सेकेंड फेज चल रहा है इसमें लंग्स काफ़ी डैमेज हो रहे हैं। जी। जी। और इसमें लंग्स जैसे ही डैमेज हो रहा है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो फॉल करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपके पास अगर ऑक्सीमीटर है तो आप उससे मेज़र कर सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। 95 तक नॉर्मल है, 95 to 100 के बीच अगर है ऑक्सीजन सेचुरेशन तो वो नॉर्मल है। 95 के नीचे जब आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि 94, 93 आया तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग 94, 93 जैसे ही आया कि वो परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। जी। अब उनको चाहिए कि ऑक्सीजन हमें को मिल चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। 94, 93 अगर है और आप होम आइसोलेशन में हैं तो मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले प्रोन पोजीशन में आ चले आए। प्रोन पोजीशन मैं आपके माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पेट के बल लेट जाना है। जी। 2 तकिए को आपको अपने सीने के पास लगाना है। जी। इस पोर्शन पे 2 तकिया आप लोअर एब्डोमेन, ऐसा कि पेट दबना नहीं चाहिए, पेट के निचले वाले भाग पे 2 तकिया लगा लें और 2 तकिया पैर के नीचे लगा लें। जी। आधे घंटे तक पेट के बल वैसे लेटें, फिर आधे घंटे बायां करवट, आधे घंटे दायां करवट। उसके बाद फिर आप मेज़र करें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कहाँ तक पहुँचा आपका। उसके बाद भी अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है तब तक आपको एक चीज़ ये समय मिल जाएगा कि अगर सेचुरेशन फॉल करता है या स्टेबल रहता है तो आप ये तब तक पता कर सकते हैं, आपके जो अटेंडेंट हैं, घर के परिजन हैं, वो पता कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि सेचुरेशन 94, 93 हुआ तो तुरंत भागना है, ऑक्सीजन चाहिए। उस केस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप प्रोन पोजीशन में आए और ज़रूर ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगा। हाँ, 90 के नीचे अगर आपका सेचुरेशन आ जाता है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और कोडरमा जिले में आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहता हूँ कि उपायुक्त महोदय के और पूरे जिला प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन सर, DDC मैडम, SDO सर, सभी के द्वारा इतना अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है और किया गया है अब तक कि ऑक्सीजन की कमी पूरे ज़िले में अब तक ना हुई है और ना होगी। पर्याप्त ऑक्सीजन है, बस लोग पैनिक ना हो। तो जैसा सर ने काफ़ी कुछ इस प्रश्न में बताया कि अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आप ये प्रयास करें कि आप सुरक्षित अकेले आइसोलेट का, जैसे सर ने बताया कि वो एकांत, मतलब आपको एकांत रहना है। अगर आप अटैच्ड या ज्वाइंट लैट्रिन बाथरूम का प्रयोग करते हैं तो उससे जो आपके परिवार के जो अन्य लोग हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो उन्हें अगर आप बचाना चाहते हैं और तो उनसे आप अपने आप को अलग रखें। तो जिनके घर में होम आइसोलेशन के लिए ऐसी व्यवस्था हो, जो सुरक्षित रूम हो, सुरक्षित कमरा हो और उसके साथ लैट्रिन और बाथरूम जो हो अटैच हो, तो वैसे व्यक्ति अपना होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और साथ में आपको होम आइसोलेशन के दौरान एक जो सर ने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन आपका नापने के लिए रखना है। और जब ऑक्सीजन की लेवल आपकी 95 से प्लस है तो आप सुरक्षित हैं, आप आराम से रहें। और अगर 95 से थोड़ी बहुत कम होती है तो सर ने एक एक्सरसाइज भी बताया, जो क्लोन एक्सरसाइज है कि आप तकिए का प्रयोग करें अपने चेस्ट पे, 2 तकिया लोअर एब्डोमेन पार्ट में और पैर के पास तकिया लगा करके आप
कुछ समय के बाद अपना जो ऑक्सीमीटर उसे फिर से अपना नापें, और अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाती है तो आपको परेशान होने का आवश्यकता नहीं है, चिंतित नहीं होना है। और अगर 90 से नीचे होता है तो आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो जो आपका उस दौरान जो है, जो 95 से 90 के बीच में जो लेवल है, उस दौरान जो आपने ट्रीटमेंट किया तो उस बीच में आपको समय भी मिल जाता है कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ ट्रीटमेंट करवाना है। तो आप सुरक्षित रहें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। साथ में सर ने बताया कि जो जिला प्रशासन है, उपायुक्त कोडरमा श्री रमेश गोलब सर, और जो डीडीसी मैडम हैं, SDO सर हैं, जो हमारे सिविल सर्जन सर हैं, उनकी पूरी टीम की ओर से, जो पूरी स्वास्थ्य विभाग है कोडरमा जिले की, उनकी ओर से काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था की गई है जिले में। और जैसा अब तक हम लोगों ने भी देखा है कि कोडरमा जिले में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य की सबसे अगर बेहतर व्यवस्था आप झारखंड में देखें तो कोडरमा जिला हमारा उनमें से एक है। तो ऑक्सीजन को लेकर के किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना है, किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो प्रॉपर है। तो आपको जो केयर करना है, जब आप केयर कर रहे हैं अपने घर में, तो जैसा सर ने सलाह दिया कि उन चीज़ों को भी आप पहले माप लें। पहले जो उसका एक मापक है, जो एक उसका जो एरिया जो बनाया हुआ है, जो उसका एक लाइन बनाया हुआ है, वहाँ तक अगर आप हैं तो आप सुरक्षित हैं। अकबका करके कोई भी काम आपको नहीं करना है, बिना मतलब का परेशान नहीं होना है। और अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ हमारे परिवार का कोई और सदस्य हमारे साथ तो संपर्क में नहीं आ रहा है। और अगर वैसी व्यवस्था आपके पास नहीं है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी सर, कि ये तो जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए जो प्रोन पोजीशन है, लेकिन संक्रमित जो लोग हैं वो भी, और जो संक्रमित नहीं भी हैं, सभी लोग अभी के समय में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो जरूर करें, अवश्य करें। प्राणायाम करें, रेगुलर जरूर करें सुबह में, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर जरूर फोकस करें ताकि लंग्स उनका मेंटेन रहे, हेल्दी रहे लंग्स, जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। इसलिए ये तो सारी यूट्यूब पे सभी जगह अवेलेबल है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो जरूर करें, प्राणायाम करें। ये मेरी अपील होगी लोगों से। तो सर की एक अपील भी है, जो लोग घर पे हैं या फिर जो संक्रमित है या संक्रमित नहीं भी हैं, वैसे लोग एक्सरसाइज जरूर करें, प्राणायाम जैसा सर ने बताया। और यूट्यूब वगैरह पे जो सोशल साइट जो चैनल है उन पे भी काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। तो आप सभी एक्सरसाइज भी नियमित रूप से करें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सर एक प्रश्न है, तौफीक हुसैन है जो झूड़ी तिलैया से, उन्होंने एक प्रश्न किया है सर कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 से 44 वर्ष है, वैसे व्यक्ति अपने आप को ये मानसिकता पाल रहे हैं कि हमको नहीं लेना है टीका, टीका लेने से क्या फ़ायदा, अगर हम टीका नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया जाए, और अगर वो टीका नहीं लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, और अगर ऐसा व्यक्ति वैक्सीन लेता है तो उसको क्या लाभ है। देखिए, अभी जो दूसरी लहर चली है, दूसरी वेव चली है, उसमें ज़्यादातर जो संक्रमित लोग हो रहे हैं उनका यही एज ग्रुप है। 18 से 44 जो एज ग्रुप है, जो ये मान रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, वैक्सीन नहीं लूँगा, तो ऐसा नहीं है। अभी इस एज ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। और वैक्सीन लेने से फ़ायदा ये है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम जो बॉडी में है वो मजबूत होगा। तो अगर इन्फेक्शन होते भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज़ और है कि वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन लेंगे वो पॉजिटिव नहीं होंगे जी। लेकिन ये रिसर्च में सामने आया है कि जो पॉजिटिव होने के बाद भी उनमें मेजर सिम्टम्स नहीं होंगे, उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, वो डैमेज नहीं होंगे, माइल्ड सिम्टम्स तक ही वो सीमित रहेगा और वो पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा भी गया है। तो मेरा तौफीक जी से भी अपील होगा, और उनके माध्यम से वे अपने साथ जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं सभी को जरूर ये प्रेरित करें कि टीका जरूर लेना है, टीका अवश्य लें। टीका लेने से आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, आप में जो प्रतिरोधक क्षमता है इन्फेक्शन से लड़ने की वो बढ़ेगी। सर एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है सर कि जो पेशेवर लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पे जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को टीका तुरंत ले लेना चाहिए या फिर वो इंतजार कर सकते हैं? पेशेवर जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल जी, प्रोफेशनल्स को तो सबसे पहले टीका लेना चाहिए जी, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वो कई जगह कई तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, तो उनको ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा चांसेस होता है। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं किसी भी क्षेत्र के, उनको तो आगे खुद से लेना चाहिए टीका। उनके लिए तो वो
ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा सर ने भी कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो टीका लेना है और आप अवश्य टीका लें, क्योंकि आप नियमित रूप से अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पे आपका आना जाना होता है और अब टीका लेना भी काफ़ी आसान है, तो आप ज़रूर टीका लें। सर एक और प्रश्न है कि बहुत से कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ये देखा जाता है कि उनकी हालत जब गंभीर हो जाती है तो परिवार के सदस्य कोविड सेंटर छोड़कर अपने घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर उनका इलाज कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान उन्हें नहीं मालूम होने के कारण या फिर उनका उपयोग नहीं मालूम होने के कारण क्या होता है, बाद में उनकी हालत जब ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और इस बीच में क्या होता है कि मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए सर आपके क्या सुझाव हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो मेट्रोज बड़े शहर हैं जहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ अवेलेबल है, उनको नर्सिंग केयर उनके घर में अवेलेबल है, वहाँ अगर लोग कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग मतलब ज़्यादा हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, उतने हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं कि उनके घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करें और लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि कितने ऑक्सीजन सेचुरेशन पे कितना फ्लो ऑक्सीजन का देना है, तो वो ज़रूर घातक हो सकता है। और ऐसे में ये परेशानी होती भी है कि लोग बस ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिए, लगा दिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन का एक क्राइटेरिया है कि किस लेवल पे कितना फ्लो देना है पर मिनट या पर आवरली, किस फ्लो में उसको चलना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते भी हैं कि घर पे लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और मिसहैंडलिंग के कारण, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से, प्रॉपर नर्सिंग केयर नहीं होने की वजह से उनकी स्थिति खराब हो जाती है और वैसी स्थिति में लास्ट आवर में वो मरीज को लेकर जब आते हैं तो तब तक बहुत देर हो गई होती है। इसलिए मैं लोगों से ये अपील जरूर करूँगा कि अगर आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे अपने मरीज को, परिजन को रख रहे हैं, तो चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेते रहें। किसी नर्सिंग अटेंडेंट को ज़रूर वहाँ रखें। अगर आपको वो उपलब्ध नहीं है तो आपके ज़िले में DCHC है, DCHC में आके वहाँ सारी सुविधाएं हैं, वहाँ आप ऑक्सीजन सपोर्ट पे अपने मरीज को रख सकते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो लोग ऑक्सीजन को लेकर के जिनके मन में सवाल था तो उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और किसके द्वारा इस्तेमाल करना है। सर एक मैं थोड़ा सा अगर हटकर अगर एक प्रश्न आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जो लोगों के मन में ख्याल आता है वर्तमान समय में, बहुत सारे लोग सर स्टीम का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं, सिनावेस्ट है या फिर कार्बोल है, तो सर स्टीम लेना कितना तक सुरक्षित है और एक दिन में सर अधिकतम कितना बार लिया जाए जिससे नुकसान नहीं हो लोगों को? देखिए स्टीम इनहेलेशन जिनको भी खांसी है, सर्दी है, उनको प्रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो लोग हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको भी सर्दी खांसी है वो स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन में एक कार्बोल प्लस की दवा की है, उसका उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मिलने की वजह से विक्स डाल के करते हैं, ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन कार्बोल प्लस बेस्ट मेडिसिन है, कार्बोल प्लस का यूज़ करें और दिन में 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि अब वही एक रूटीन बना लें कि अब हमको सारा चीज़ छोड़ के वही इनहेलेशन ही करते रहना। तो मैक्सिमम 3 बार, एक सुबह में ज़रूर करें, शाम को करें और रात में सोने से पहले करें। तो जैसा सर ने भी बताया, स्टीम को लेकर के आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत लोग व्यवस्था नहीं होने के कारण विक्स लेकर के या अन्य दवाइयों के साथ स्टीम ले रहे हैं, लेकिन सर ने बताया कि कार्बोल प्लस जो मेडिसिन है वो बेस्ट है उसके लिए और अधिकतम आप एक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। उसे आप अपने डेली रूटीन में इस तरीके से शामिल नहीं कर लें कि एक दिन में आप 4 बार 5 बार या निरंतर उसी को ले रहे हैं। अधिकतम आप एक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और सर ने बताया जैसा कि उसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो कार्बोल प्लस है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सर मैं आप सभी का अपने ओर से धन्यवाद करता हूँ। साथ में सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपके ओर से सर कुछ वैसा जो सलाह हो या फिर कुछ राय हो जो लोगों को, आप जो ज़िले की जनता है या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके लिए सर अगर कुछ आप अपनी ओर से सलाह और सुझाव देना चाहें। देखिए आपके माध्यम से मैं लोगों से फिर से मैं वही सारी बातें मैं आपके जो द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें मैं बता दिया हूँ, लेकिन संक्षिप्त में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा उन्हीं चीज़ों को कि जिनको भी अभी के समय में कोई भी सिम्टम्स आते हों तो वो ज़रूर चिकित्सीय सलाह लें। झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें। वैक्सीन की जब भी बारी उनकी आती है
जरूर वैक्सीन अवश्य लें। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक करें। जब भी उनका शेड्यूल हो उस शेड्यूल पर जाके जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक तो अभी आई नहीं है हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो ज़रूर लें, दूसरे लोगों को प्रेरित करें। और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम हमारे उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 24/7 तत्पर है, तैयार है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहर का हमेशा दिशा निर्देश मिलता रहा है, मिलता रहेगा। तो लोगों से मेरी अपील होगी कि किसी तरह की भ्रांतियाँ न फैलाएं और न किसी भ्रम में रहें। जो भी जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस आती है उसको ज़रूर फॉलो करें और उसका अक्षरशः पालन करें। तो जैसा सर ने भी सलाह दिया कि लोग भ्रांतियाँ नहीं फैलाएं और भ्रम में नहीं रहना है। अगर आपके साथ अगर किसी प्रकार से इस परेशानी के लक्षण दिखते हैं, जो सिम्टम अगर दिखते हैं, तो आप इलाज कराएं। और जैसा सर ने भी कहा कि पूरा जिला प्रशासन का काफ़ी बेहतर क्रियाकलाप रहा है कोविड को लेकर के, और जिसके बेहतर परिणाम भी हमारे ज़िले में दिख रहे हैं, और शहर की पूरी टीम भी इस चीज़ में लगी हुई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। सर मेरा एक आपसे और निवेदन होगा कि मास्क और सैनिटाइज को लेकर के अगर आप कुछ देना चाहें लोगों को सुझाव। बिल्कुल, मास्क का अवश्य प्रयोग करें। लोगों में ये जागरूकता बहुत कम है, खास के ग्रामीण क्षेत्रों की। फिर से मैं बात करूंगा कि उन क्षेत्रों में लोग निर्भीक होकर, बेपरवाह होकर विदाउट मास्क घूमते हैं। तो मेरा अपील होगा कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और किसी भी शादी, अब तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें 11 लोगों से ज़्यादा शादी में शरीक नहीं होना है। तो इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। अपने घर में भी अगर एक जगह बैठते हों, 4-5 लोग समूह में बैठते हों, तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। मास्क ही आपका बचाव है। मास्क और वैक्सीन, इन दोनों चीज़ पे ज़रूर लोग ध्यान रखें। और ऐसा भी नहीं है कि लोग वैक्सीन लगाने के बाद ये निश्चिंत हो जाएं कि हम वैक्सीन लगा लिए तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें जब तक ये संक्रमण खत्म नहीं हो जाता है। तो मास्क का प्रयोग आप निरंतर करें और वैक्सीन लें। सर एक प्रश्न और आया है जो वर्तमान समय में जो परिस्थिति है उसको लेकर के, कि तत्काल समय में देखा जा रहा है सर कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस नाम की एक जो नई बीमारी आ गई है, तो उससे लोगों को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, और क्या उपाय किया जाए जो इससे लोग सुरक्षित रहें? देखिए, ये ब्लैक फंगस अभी पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारे राज्य में भी, रांची में 3-4 केसेस मिले हैं, और ये तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है। और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को हो रहा है जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या कैंसर के मरीज हैं और उनको कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, संक्रमित हुए। और संक्रमित जो जिनका डायबिटीज़, जो शुगर पेशेंट हैं, वैसे लोगों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक दवा होती है, स्टेरॉइड चलाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान देना है। लोग देखिए क्या हो रहा है कि संक्रमण जैसे ही हुआ, लोग समझ रहे हैं कि हम डायबिटिक हैं, संक्रमण हुआ और स्टेरॉइड खाना शुरू कर देते हैं बिना चिकित्सीय सलाह के। उनको पता हो गया है, लोगों में ये चली गई है कि ये तो लिमिटेशन है दवा की, बस इसको हम स्टार्ट करते हैं, हम क्यों DCH से जाएं, क्यों डॉक्टर्स के पास जाएं। तो ऐसे लोगों में संक्रमण, ये जो ब्लैक फंगस है, जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, माइल्ड इन्फेक्शन भी है और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा लेना शुरू कर दी है, और उनको कब खाना है, कितने दिनों तक खाना है, ये नहीं पता, बस खाए जा रहे हैं। तो लंबे अवधि तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो सेवन होता है, खास के वैसे मरीज जो ब्लड शुगर के हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनमें ये खतरा ज़्यादा है ब्लैक फंगस होने का। तो मेरा लोगों से अपील होगा कि आपको जब भी कोई भी मेडिसिन लेने हो, बिना चिकित्सीय सलाह के बिल्कुल नहीं लें। कब तक लेनी हो वो भी चिकित्सीय सलाह पे लें। और स्टेरॉइड ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को स्टेरॉइड की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कब तक ज़रूरत है, ये डिसाइड डॉक्टर्स करेंगे। तो आपके माध्यम से ज़रूर मेरा ये अपील रहेगा कि इस फंगस, ब्लैक फंगस से बचने के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं, अगर शुगर उनका ज़्यादा है तो डॉक्टर के सलाह पे वो शुगर लेवल कम करें, बनस्पत ये कि स्टेरॉइड शुरू कर दें। स्टेरॉइड को थोड़ा सा परहेज़ करना है वैसे लोगों को।
जो डायबिटिक हैं, कैंसर के मरीज हैं, अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह करें। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जैसा सर ने ब्लैक फंगस से संबंधित जो जानकारी दी कि उसमें जो डायबिटेड हैं या फिर जो ब्लड कैंसर से जो ग्रसित लोग हैं उनको खास करके जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है उससे बचना है और डॉक्टरी सलाह के अधीन ही उनको दवाइयों का इस्तेमाल करना है। सर मैं आपको अपनी पूरी टीम और पूरे ज़िला की ओर से, जो जिला की जनता है उसकी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में सर आपकी पूरी टीम के लिए मेरी शुभकामनाएं हमारे ओर से कि आप लोग सुरक्षित रहें और हम लोगों का इस प्रकार से ही सेवा करते रहें और साथ में हमारा भी जो दायित्व बनता है आप लोगों के बीच में उसके लिए भी हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। तो नमस्कार, ये थे हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर। आपके कीप स्माइलिंग टीम को हमको फेसबुक से जोड़ने के लिए और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हम आभारी हैं। तो ये थे मेरे साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शरद कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कोडरमा, सर नोडल पदाधिकारी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज कोडरमा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी पूरी टीम और कोडरमा की सामान्य जनता की ओर से पूरे स्वास्थ्य जो टीम है और डॉक्टर शरद और हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं रमेश घोलप सर, हमारे एसडीओ मनीष कुमार सर, हमारे जो डीडीसी मैडम है आर रोनिता और उनकी पूरी टीम को भी हम अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकारी दिशा निर्देश और जो चिकित्सकीय दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें और जितना कम से कम हो सके अपने घरों से बाहर निकलें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।